साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में सर्पदंश या सांप के काटने के संबंध में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेक बाइट्स इन इंडिया। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह जो टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च द्वारा भारत और इंग्लैंड के सहयोगियों के साथ सर्पदंश पर एक अध्ययन किया गया था और इस अध्ययन रिपोर्ट को अब सार्वजनिक कर दिया गया है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सर्पदंश को एक सर्वोच्च प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी या इंग्लिश में कहें तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD के रूप में मान्यता दी है। तो याद रखिएगा कि WTO ने सर्पदंश को किस प्रकार की बीमारी के रूप में श्रेणीबद्ध किया है, तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में। अब यह जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं, जो फाइंडिंग है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से लेकर के वर्ष 2019 की अवधि में, अर्थात 2 दशक या 20 वर्ष की अवधि में सर्पदंश से सांप के काटने से मरने वालों की संख्या कितनी रही है? 1.2 मिलियन या 12 लाख रही है। अब यदि इसका औसत देखें तो सर्पदंश से होने वाली वार्षिक मौतों का जो औसत है, अर्थात प्रत्येक वर्ष, वह 58,000 है, 58,000 है। और भारत के 8 राज्यों, कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो इसमें शामिल है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना सहित लिया गया है, तथा राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश सांप के काटने से लगभग 70% मौतें हुई। मतलब टोटल जितनी मौतें होती हैं पूरे देश में, उसमें से 70% अकेले जो है इन 8 राज्यों में मौत हुई है। तथा सर्पदंश के कारण आधे से अधिक मौतें जो होती हैं, ये जून से सितंबर माह में, ये जो मानसून की अवधि होती है, इस दौरान ही होती है। और भारत में अधिकांश मृत्यु जो है वो जहरीले रसल, वाइपर्स, करेल तथा कोबरा सांपों के काटने से होती है। तथा सर्पदंश सांप काटने से होने वाली मौतें जो है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। मतलब टोटल जितनी मौतें होती हैं उसमें से 97% मौतें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं। और इनमें से ही पुरुषों में सांप काटने के कारण मृत्यु का जो परसेंट रहा है वो 59% रहा है और महिलाओं का 41% रहा है। इसके अलावा सांप काटने से मरने वालों की सर्वाधिक संख्या यदि आयु वर्ग की बात करें तो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की रही है। तथा सांप काटने से वार्षिक आधार पर सर्वाधिक मृत्यु वाले राज्यों में देखें तो सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 8,700 लोग की मृत्यु हुई है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से। आंध्र प्रदेश में 5,200 और बिहार में 4,500। तो सबसे ज़्यादा सांप काटने से मरने वालों की संख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका बिहार है। यहाँ आंध्र प्रदेश में तेलंगाना सहित है। अब हम बात कर लेते हैं सांप के काटने से निपटने के कुछ उपायों के, मतलब किस प्रकार से, किन उपायों को अपना करके हम ये जो स्नेक बाइट है या जो सर्पदंश है, इससे निपटा पाया जा सकता है या इससे निपटा जा सकता है। तो सर्पदंश के सर्वाधिक मामले जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, निम्न स्थलों पर तथा गहन कृषि क्षेत्रों में, जहाँ पर कृषि की अधिकता होती है, तो इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष एक निश्चित मौसम में, अधिकतर ये क्या होता है, मानसूनी मौसम में ही ये सांप काटने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और इससे इस वार्षिक महामारी के निपटने में आसानी हो सकती है, क्योंकि हमें मालूम है किन जगहों पर यह घटना ज़्यादा होती है और किस मौसम में ज़्यादा होती है। तथा सर्पदंश के प्राथमिक शिकार जो है ग्रामीण किसान तथा उनके परिवार होते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों को, जहां पर इस प्रकार घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को लक्षित करना एवं सुरक्षा के संदर्भ में सरल तरीकों से लोगों को शिक्षित करना। मतलब वो कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके वे सर्पदंश से बच सकते हैं, जैसे कि रबर के जूते पहनना, दस्ताने, मच्छरदानी और रिचार्जेबल मशालों या मोबाइल के फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना, जिससे जब लाइट होगी तो क्या होगा, अगर सांप होगा उसको आप देख सकते हैं और सर्पदंश से बच सकते हैं। तो इनका उपयोग कर सर्पदंश के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही विषैले सर्पों की प्रजातियों एवं सांप के काटने के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक एवं जानलेवा प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना भी चाहिए। इसके अलावा भारत में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम, मतलब कह सकते हैं विष का एंटीडोट बनाने की उपयुक्त क्षमता है। अतः भारत में विषैले सर्प प्रजातियों के वितरण की बेहतर समझ से अधिक प्रभावी एंटीवेनम को विकसित किया जा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो जैसे रसल वाइपर, जिसे काटने से सर्वाधिक मौतें यहाँ पर होती हैं,
तो यह वाइपरिडे परिवार में विषैले सांप की एक प्रजाति है और यह परिवार जो है विषैले सांपों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में। और यह प्रजाति एशिया में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन और ताइवान में पाई जाती है। इसके अलावा जो क्रेट सांप है इसे भारतीय क्रेट या ब्लू क्रेट के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत में पाई जाने वाली विषैले सांपों की एक प्रजाति है। कोबरा, तो कोबरा इसे नागराज भी कहा जाता है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप है तथा यह एकमात्र ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है और भोजन के रूप में यह मुख्य रूप से अन्य सांपों को ही खा जाता है। तथा यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो मेसोजोइक युग रहा है, जो इरा रहा है, इसको रेप्टाइलों का युग भी कहते हैं अर्थात सरीसृपों का युग भी कहते हैं। तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2030 तक सर्पदंश स्नेक बाइट के कारण होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह कब तक इसको आधा करने का लक्ष्य, इसको याद रखिए 2030 तक आधा करने का लक्ष्य किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब थोड़ी चर्चा हम लोग वेनम और एंटी वेनम के बारे में कर लें। वेनम मतलब विष, तो विष या वेनम एक प्रकार का स्त्राव होता है, सिक्रेशन होता है। इसमें जानवर द्वारा उत्पादित एक या एक से अधिक विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं इस सिक्रेशन में और इसका स्त्राव जो है कशेरुकी अर्थात वर्टिब्रेट और अकेशरुकी नॉन वर्टिब्रेट दोनों तरह के जानवरों में अपनी रक्षा के दौरान या फिर शिकार करते समय किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कशेरुकी अर्थात वर्टिब्रेट और अकेशरुकी नॉन वर्टिब्रेट, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कशेरुकी मतलब ऐसे, साधारण भाषा में समझ सकते हैं, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो आपके वर्टिब्रेट होते हैं और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं। और यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा जो सांप होता है वो आपका कशेरुकी होता है, वर्टिब्रेट होता है, मतलब उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके अलावा सांप का विष जो है यह एक उच्च संशोधित लार होता है जिसमें जुटाक्सिन होता है जो शिकार को मारने एवं उसे पचाने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा इसके लार में क्या होता है, जुटाक्सिन होता है। अब एंटीवेनम की बात करें तो यह विष या विष घटकों के खिलाफ शुद्ध एंटीबॉडी होता है, मतलब एक प्रकार से विष का तोड़ो होता है। और एंटीवेनम का उत्पादन जो है वो जानवरों द्वारा बनाए गए एंटीबॉडी से किया जाता है और इसका उपयोग वेनम या विष के असर को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अब चूंकि हमने बात की थी कि WHO ने यह जो सर्पदंश है, स्नेक बाइट है, इसको उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD के रूप में वर्गीकृत किया है। तो यह रोग होता क्या है और इसमें सर्पदंश के अलावा और कौन से रोग शामिल हैं उनके बारे में हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 4-5 रोगों के नाम दे देगा तो पूछ लेगा इनमें से कौन से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं या नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यह रोग होता क्या है। तो संचारी रोगों का यह एक विविध समूह है जो 149 देशों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय स्थितियों में प्रबल रूप से यह रोग होता है। तथा यह होता क्यों है, तो पर्याप्त स्वच्छता के बिना और संक्रामक वेक्टर और घरेलू पशुओं तथा पशुओं के साथ निकटता तथा निर्धन आबादी जो है, ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ जो सबसे बुरी तरीके से इस रोग से, संचारी रोगों से प्रभावित होती हैं। और यदि इसमें शामिल रोगों की बात करें कौन कौन से रोगों को आप इस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे, तो इसमें है बुरुली अल्सर, चगास रोग, कुष्ठ रोग या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैंसन रोग, डेंगू और चिकनगुनिया, ड्रैकन कुलस रुग्णता या इसे कहते हैं गिनी कृमि रोग, फीता कृमि रोग, खाद जनी कंपन टोडिस, इसके अलावा लिस्टमैनियासिस और मानो अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस। तो इसको क्या कहते हैं, साधारण भाषा में नींद की बीमारी भी कहा जाता है, सोने की बीमारी कहते हैं। और याद रखिएगा यह बीमारी जो परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है और यह जो आपका ट्रिपनोसोमियासिस है यह आपकी प्रभावित किसको करता है, तो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और किस परजीवी की वजह से होता है या प्रोटोजोआ की वजह से, तो इस परजीवी का नाम है ट्रिपनोसोमा। और इसका वाहक कौन होता है, तो सीसी जो मक्खी होती है वह इसकी वाहक होती है। आगे देखें, इसके अलावा इसमें आपका लश्का फाइलेरिया शामिल है, रेवीज है, माइकोटोमा है, माइकोटोमा, क्रोमोब्लास्टोमोसिस और अन्य डीप माइकोसिस हैं। इसके अलावा अंकोशियासिस है, सिस्टोसोमियासिस, मृदा संचरित हेलमनीथेसिस है,
सर्पदंश का शिकार, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा टेनियासिस, सिस्टिस सर्कोसिस है, ट्रेकोमा है, ट्रेकोमा जो आँख में होने वाली बीमारी होती है, यवेश एंडेमिक ट्रेपोनमेटोज है, स्केबीज और अन्य एक्टोपराइटस है। तो ये कुछ ऐसे रोग हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चुशूल। तो चुशूल यह एक जगह है, तो देख लेते हैं यह चुशूल जो है वर्तमान में चर्चा में क्यों है और यह है कहाँ पर। तो चुशूल जो है भारत में लद्दाख के लेह में स्थित एक गांव है। यदि पूछा जाए यह कहाँ पर स्थित है तो लद्दाख में स्थित है, तथा यह दरबुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशूल घाटी के रूप में जाना जाता है। और चुशूल घाटी 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजांग ला और पांगोंग तसो झील के पास स्थित है। इसके अलावा चुशूल जो है भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच नियमित परामर्श और वार्ता के लिए एक बैठक हेतु आधिकारिक तौर पर तय किए गए 5 बिंदुओं में से एक आता, 5 स्थलों में से एक है। और वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान यही वह स्थान था जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था और भारतीय सेना ने चुशूल घाटी के दक्षिण पूर्वी छोर के पहाड़ी दर्रे रेजांग ला से वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था। तो याद रखिए रेजांग ला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह आपका लद्दाख में स्थित है। अब यह चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया कि भारत और चीन के बीच चुशूल में भारत और चीन की सेनाओं के उच्च अधिकारियों के चौथे दौरे की वार्ता यहाँ पर होने वाली है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो इधर आपका ये लद्दाख है और ये आपका अक्साई चीन है, और यहीं पर आप देखेंगे यहीं पर आपका ये चुशूल है। कहाँ पर, ये चुशूल है लद्दाख में, और ये आपका पेंगोंग झील है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में, या वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो यह प्रतिवर्ष जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का आयोजन जो है मुख्यतः युवाओं को रोजगार तथा उद्यमिता के कौशल से युक्त करने के रणनीतिक महत्व को पहचानने के उद्देश्य से किया जाता है। और इसके अलावा एक फैक्ट याद रखिएगा कि यूनेस्को के अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 70% विद्यार्थी शिक्षा के स्तर पर कोविड-19 में विद्यालय बंद होने से काफ़ी अधिक प्रभावित हुए हैं। जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसकी वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है विभिन्न देशों के द्वारा। तथा यह जो दिवस है, यह विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी और 2015 से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और ये इस बार की थीम की बात करें कि 2020 की थीम क्या है, तो यह थीम याद रखिएगा, स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ, यह इसकी थीम है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारत की पहली ई लोक अदालत के संबंध में। तो हाल ही में कोविड-19 प्रकोप के कारण प्रतिबंधित न्यायिक कार्य के बीच छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। और इसका उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन के द्वारा किया गया है। और ई लोक अदालत की यह नवीन अवधारणा न्यायिक प्रणाली के लिए खासतौर पर मौजूदा कोविड-19 के समय में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि लोक अदालत क्या होती है। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा, इस ई लोक अदालत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, पहली ई लोक अदालत का, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोक अदालत क्या होती हैं। तो लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहां मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है, मतलब बातचीत के द्वारा निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। और कह सकते हैं कि लोक अदालतों की संकल्पना जो है गाँव में लगने वाली पंचायतों पर आधारित होती है। तथा इसकी शुरुआत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों ने इसकी शुरुआत की थी और फिर बाद में विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 के माध्यम से लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि लोक अदालतों के बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई, कोई वर्णन नहीं है। तथा ये जो लोक अदालतें हैं ये स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 के अनुसार लोक अदालत में उस क्षेत्र के न्यायिक अधिकारी और सदस्य होंगे जिनके पास राज्य द्वारा विहित योग्यता व अनुभव होगा। तथा लोक अदालतों की अधिकारिता की बात करें कि इनका क्षेत्र कितना होता है, तो लोक अदालतों की अधिकारिता बड़ी व्यापक है। वह ये लोक अदालतें सिविल, न्यायिक, दंडिक, राजस्व अदालतों अथवा अधिकरणों
ट्रिब्यूनल की अधिकारिता में आने वाले किन्हीं मामलों से संबंधित विवादों से जुड़े उभय पक्षों के बीच, मतलब दो पक्षों के बीच समझौता या निपटारा करा सकती हैं। यदि कब करा सकती हैं? यदि संबंधित पक्ष जो है न्यायालय या अधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल में संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करके अपना यह आशय व्यक्त करे कि वे आपस में समझौता या निपटारा करना चाहते हैं, मतलब कोर्ट के बाहर ही ये अपना निपटारा करना चाहते हैं, तो मामला लोक अदालत के समक्ष जा सकता है। और यदि उदाहरण के तौर पर देखें कि इसका क्षेत्र क्या है, किन किन मामलों में यह जजमेंट देता है, तो लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों इत्यादि का निपटारा यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा किसका निपटारा यहाँ पर नहीं होता है, तो विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता है तथा ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि किन मामलों को लोक अदालत में उस पर का निपटारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यदि लोक अदालत में विवादी पक्षों के बीच कोई समझौता अथवा निपटारा नहीं हो पाता है तो मामला फिर से उसी अदालत को अंतरित कर दिया जाता है, अर्थात हैंडओवर कर दिया जाता है जहाँ से वह भेजा गया था, और लोक अदालत के निर्णय को विधिता लागू किया जा सकता है। यदि निर्णय हो गया, इसने निर्णय दे दिया, तो उसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे सिविल न्यायालय या अधिकरण की डिग्री, इसे क्या माना जाता है? सिविल न्यायालय अधिकरण की डिग्री माना जाता है। जिस प्रकार से उन सिविल न्यायालय या अधिकरण की डिग्री को मान्य होता है, उसको लागू किया जाता है, उसी प्रकार से इसको भी लागू किया जाता है। और सबसे खास बात कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भानु जयंती के बारे में। तो 13 जुलाई 2020 को भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती मनाई गई है। भानु जयंती को प्रतिवर्ष 13 जुलाई को नेपाल में भी मनाया जाता है, मतलब भारत के अलावा नेपाल में भी मनाया जाता है। और ये थे कौन? तो भानुभक्त आचार्य जो ये प्राचीन भारत के महान महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। तो भानुभक्त आचार्य के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं राजकोषीय परिषद की आवश्यकता पर, अर्थात आपका फिस्कल काउंसिल जो है इसकी कितनी आवश्यकता है। तो यह जो टॉपिक है आपका, यह आपके मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है वहाँ पर यह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राजकोषीय परिषद या ये जो फिस्कल काउंसिल है यह होती क्या है। तो राजकोषीय परिषदें जो हैं ये स्वतंत्र लोक संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न कार्यों जैसे कि वित्तीय योजनाओं और उनके प्रदर्शन का सार्वजनिक आकलन करना, बजटीय पूर्वानुमानों तथा समष्टि आर्थिक नीतियों के प्रावधानों के मूल्यांकन आदि के माध्यम से दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लोक वित्त प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। और वर्तमान में राजकोषीय परिषदें जो है विश्व में कई उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं सहित 50 से अधिक देशों में संस्थागत राजकोषीय प्रणाली का ये हिस्सा हैं, मतलब यहाँ पर ये कार्य कर रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे राजकोषीय परिषद के गठन तथा उसकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में। और इसका गठन कब से किया गया? 14वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उसके आधार पर इसको गठित किया गया है। तो 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में FRBM एक्ट 2003 कहते हैं, तो इसमें संशोधन करके एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करने हेतु तो एक नया उपबंध जोड़ने की सिफारिश की थी। तथा राजकोषीय परिषद की जो इसने बताया तो इसका कार्य क्या था? तो राजकोषीय परिषद का कार्य जो है वो वित्तीय प्रस्तावों का प्रत्याशित मूल्यांकन करना तथा इन प्रस्तावों की वित्तीय नीतियों तथा नियमों से अनुरूपता सुनिश्चित करना होगा। यह बताया गया कि राजकोषीय परिषद यह कार्य करेगी। तथा राजकोषीय परिषद की नियुक्ति कैसे होती? तो राजकोषीय परिषद की नियुक्ति जो है ये संसद द्वारा की जानी चाहिए। मतलब ये जो आयोग गठित किया गया था, इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि राजकोषीय परिषद की नियुक्ति संसद द्वारा की जानी चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत की जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त इसका अपना बजट होना चाहिए जिससे ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तथा राजकोषीय परिषद के कार्यों में बजट प्रस्तावों के राजकोषीय निहितार्थों का पूर्व आकलन करना सम्मिलित होगा, जिसके अंतर्गत वह बजटीय पूर्वानुमानों का यथार्थ मूल्यांकन तथा विभिन्न बजटीय प्रस्तावों की लागत
और इनकी राजकोषीय नियमों के साथ अनुरूपता का आकलन करने का कार्य यह करेगी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब बजट पारित हो जाता है तो पारित होने के पश्चात बजट का मूल्यांकन तथा निगरानी का कार्य जो है वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम लोग कैग कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक फैक्ट, कैग का संविधान में उल्लेख कहाँ है, तो आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में राजकोषीय परिषद अर्थात जो फिस्कल काउंसिल है इसकी आवश्यकता क्यों है। तो विभाजन योग्य जो सकल राजस्व या ग्रॉस रेवेन्यू में विभिन्न उपकर मतलब सेस तथा अधिभारों का अनुपात जो है ये असंगत रूप से वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। तो अतः अंतरण प्रक्रिया की मूल भावना के साथ चतुर्वित्तीय उपायों अथवा परंपराओं का सहारा लेकर जो छेड़छाड़ है, तो छेड़छाड़ को रोकने को सुनिश्चित करने हेतु तो एक मजबूत तंत्र होना चाहिए। तो ये मजबूत तंत्र क्या होगा, आपका यही फिस्कल काउंसिल होगी। इसके अलावा वित्त आयोग तथा जीएसटी परिषद के बीच समन्वय की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जीएसटी परिषद को वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा वित्त आयोग, एक तो जीएसटी परिषद को वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में कोई जानकारी तथा वित्त आयोग भी जीएसटी परिषद के कार्यों से परिचित नहीं है। और यहाँ फैक्ट याद रखिएगा, वित्त आयोग का चर्चा कहाँ है या इसका उल्लेख कहाँ है संविधान में, तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 293 के खंड 3 में या पार्ट 3 में के अंतर्गत राज्य सरकार की देयताओं हेतु ऋणों के संदर्भ में संवैधानिक नियंत्रण का प्रावधान है। मतलब राज्य सरकारों पर एक संवैधानिक नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उस नियंत्रण के लिए इस फिस्कल काउंसिल की आवश्यकता है। परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार पर इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, मतलब संवैधानिक नियंत्रण का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो अतः राजकोषीय नियमों को लागू करने तथा केंद्र सरकार के राजकोषीय समेकन पर नजर रखने हेतु राजकोषीय परिषद जैसे वैकल्पिक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कोविड-19 महामारी के दौर में राजकोषीय परिषद की प्रासंगिकता कितनी है। तो सरकार के लिए घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आर्थिक बहाली सुनिश्चित करने हेतु अधिक ऋण प्राप्त करने तथा व्यय करने की आवश्यकता है। मतलब इस समय अधिक से अधिक ऋण की आवश्यकता है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे जुटाएगी, ऋण के माध्यम से, और अधिक से अधिक पैसे को या इन्वेस्ट करने को या व्यय करने की आवश्यकता है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से बढ़ाया जा सके। परंतु इससे होगा क्या, इससे ऋण भार में और अधिक वृद्धि होगी। जब ऋण लेंगे तो ऋण भार में वृद्धि होगी। तो इस ऋण भार में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा कि जब आप ऋण लेंगे तो आपको उसका ब्याज भी देना होगा ना, और मूलधन भी चुकाना होगा। तो इससे मध्यावधि जो विकास संभावनाएं हैं उनके लिए संकट उत्पन्न होगा। और ये जो संकट है, इस प्रकार की संभावनाओं या इस स्थिति को विभिन्न प्रमुख रेटिंग एजेंसियों द्वारा हाल के मूल्यांकनों में प्रमुखता से रेखांकित भी किया गया है। और इन्हीं वजहों से भारत की जो रेटिंग है इन रेटिंग एजेंसियों के द्वारा घटाया भी गया है। अब हम लोग बात करते हैं राजकोषीय परिषद में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बारे में कि किन विशेषज्ञ समितियों के द्वारा राजकोषीय परिषद के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं। तो हाल के वर्षों में भारत में 2 विशेषज्ञ समितियों द्वारा इस प्रकार की संस्था के लिए सिफारिश की गई हैं। तो जो पहला है आपका, ये वर्ष 2017 में वित्तीय नियमों की समीक्षा करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एनके सिंह कमेटी ने, तो याद रखिएगा एनके सिंह कमेटी कैसे संबंधित है, तो वित्तीय नियमों की समीक्षा करने हेतु। तो इस एनके सिंह कमेटी ने एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करने के लिए सुझाव दिया, जिसका कार्य सरकार के लिए वित्तीय पूर्वानुमान प्रदान करना तथा अधिदेशित वित्तीय नियमों से विचलन कर सकने योग्य परिस्थितियों के बारे में सलाह देना होगा। इसके अलावा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो काउंसिल है या कमीशन, इसके द्वारा राजकोषीय आंकड़ों पर गठित की गई डीके श्रीवास्तव समिति ने भी सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर समन्वय करने हेतु एक राजकोषीय परिषद की स्थापना का भी सुझाव दिया, जिसका कार्य सभी सरकारी स्तरों पर सामंजस्यपूर्ण राजकोषीय आंकड़ों को उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सकल ऋण आवश्यकताओं का वार्षिक आकलन प्रदान करना इसके कार्यों में सम्मिलित होगा। इसके अलावा ये जो सिफारिशें हैं ये 13वें तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप थीं, जो दोनों ऊपर सिफारिशें की गई हैं।
दोनों वित्त आयोग अर्थात 13वें और 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में सरकार द्वारा राजकोषीय नियमों के अनुपालन की समीक्षा करने तथा बजट प्रस्तावों के आकलन करने हेतु स्वतंत्र वित्तीय एजेंसियों की स्थापना की अनुशंसा की गई है। अब थोड़ा सा कुछ अन्य प्रमुख इससे संबंधित तथ्यों को देख लें। जैसे कि हमने ऊपर अधिभार और उपकर की चर्चा की, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिभार और उपकर क्या होते हैं। अधिभार को इंग्लिश में कहते हैं सरचार्ज और उपकर को कहते हैं सेस कहते हैं। तो अधिभार या उपकर जो है इसका तात्पर्य कर पर कर अथवा अतिरिक्त कर से है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि 100 रुपये है, इस 100 रुपये पे 10% का टैक्स लगाया जाता है। तो 10% टैक्स लगाएंगे कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। अब ये जो टैक्स है 10 रुपया टैक्स आपके पास है ना, इस टैक्स पे टैक्स लगाइए। मान लीजिए 10% टैक्स लगाए तो कितना हो गया, इसका 10 का 10% कितना हो गया, 1 हो गया। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 11 रुपये। ठीक है, तो ये जो इस टैक्स पे 10% का टैक्स लगाए हैं यही क्या कहलाता है, अधिभार या उपकर कहलाता है, या इंग्लिश में सरचार्ज और सेस कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये दो वर्ड हमने क्यों इस्तेमाल किए, जब दोनों एक ही चीज़ है तो फ़र्क क्या है। तो इस फ़र्क को भी समझ लेते हैं। जहां अधिभार का उद्देश्य जो है वो सरकार द्वारा अतिरिक्त राजस्व को प्राप्त करना होता है तथा उस राजस्व का प्रयोग किसी भी प्रयोजन के लिए हो सकता है। यहाँ अतिरिक्त राजस्व दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, परंतु जब अधिभार के रूप में हम अतिरिक्त राजस्व को प्राप्त करते हैं तो इस राजस्व का प्रयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। मतलब पहले से प्रयोजन बताया नहीं जाता कि किस प्रयोजन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं जब यह जो अतिरिक्त राजस्व है उपकर के रूप में अर्थात सेस के रूप में प्राप्त की जाती है तो उसका एक निश्चित पूर्व घोषित उद्देश्य होता है। जैसे कि 2004-05 में सरकार ने 2% उपकर या सेस लगाया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो ये जो टैक्स लिया जा रहा था, टैक्स पर टैक्स जो लिया जा रहा था, इसका इस्तेमाल सेस के रूप में जो लिया गया यह प्राथमिक शिक्षा के लिए ही किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन या किसी अन्य कार्य के लिए या अन्य मद में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तथा एक चीज़ और याद रखिएगा अधिभार और उपकर के बारे में कि अधिभार और उपकर से प्राप्त राशि का बंटवारा जो है ये राज्यों के साथ नहीं होता, जबकि जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं उनका बंटवारा राज्य और केंद्र के मध्य होता है। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार। परंतु जो अधिभार और उपकर होते हैं, सरचार्ज और सेस जो होते हैं, इनका बंटवारा जो है राज्यों के साथ नहीं होता है, अर्थात ये संपूर्ण राशि केंद्र के द्वारा रख लिया जाता है। थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में कुछ प्रमुख वित्त आयोगों के देख लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन रहे। जैसे जो प्रथम वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। यह वित्त आयोग 1952 से 57 के लिए था। और 13वां वित्त आयोग जो था ये 2010 से 15 के लिए था, इसके अध्यक्ष विजय केलकर थे। और 14वां वित्त आयोग 2015 से 20 वाई.बी. रेड्डी थे। और वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है 2020 से 25 के लिए, इसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह हैं। और याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अरद और कार्मेल के बारे में। तो अरद और कार्मेल क्या हैं, तो याद रखिएगा ये दो नई इजरायली असाल्ट राइफलें हैं जिन्हें अब भारत में निर्मित किया जाएगा। तो सीधे याद रखिए अरद और कार्मेल क्या हैं, ये असाल्ट राइफलें हैं। और ये असाल्ट राइफल या जो असाल्ट हथियार हैं ये मेक इन इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो याद रखिएगा भारत में कहाँ इनका निर्माण किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मेक इन इंडिया के तहत। और यहीं मध्य प्रदेश में 2017 में इजराइल वेपन्स सिस्टम ने PLR सिस्टम नाम से के संयुक्त उद्यम के तहत एक प्लांट स्थापित किया था और इसी प्लांट में इसका निर्माण किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आंद्रेज डूडा के बारे में। तो यह देख लेते हैं कि आंद्रेज डूडा कौन है, चर्चा में क्यों आए। तो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में पोलैंड के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। तो याद रखिएगा आंद्रेज डूडा ये पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं दूसरी बार लगातार। तो हम यहाँ पर पोलैंड के बारे में देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैप में देख लेंगे तो आपको ये इसके बारे में पूछा जाएगा मानचित्र से संबंधित प्रश्न, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पोलैंड की राजधानी क्या है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है। और पोलैंड जो है यह मध्य यूरोप में स्थित एक देश है तथा इसके पड़ोस में देखेंगे तो यह इसके पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, उत्तर में रूस, लिथुआनिया और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है। तथा पोलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का 6ठा सबसे बड़ा देश है और यह वर्ष 2004 में इस यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं,
तो याद रखिएगा पोलैंड सदस्य है। और स्विट्ज़रलैंड के बारे में याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। इसके अलावा भारत और पोलैंड ने वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, मतलब इनके बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुआ? 1954 में, जिससे वर्ष 1957 में पोलैंड में भारतीय दूतावास के उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब 1957 में यहाँ पर पोलैंड में भारतीय दूतावास स्थापित किया गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूरोपियन संघ के बारे में, यूरोपियन यूनियन। तो यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। क्या है? राजनीतिक तथा आर्थिक मंच है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड के मास्ट्रिच में हुआ था। और इसमें वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं, तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ याद रखिएगा। अब मैप में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पोलैंड की अवस्थित को कि यह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप पोलैंड को देख सकते हैं। तो इसके पड़ोस में आप देखें जर्मनी है, यहाँ पर चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, इधर आपका ये लिथुआनिया है, और ये आपका रशिया का पोर्शन है, और ये आपका बाल्टिक सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह लैंड लॉक कंट्री नहीं है, बल्कि समुद्र से इसका एक सिरा लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।